नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई बीच में आ जा रहा है। लेकिन काम तो पूरा करके ही जाना होगा ना श्याम। पैसा लिए तो करना ही पड़ेगा ना। तूने काम कर, अब की तू ट्राई कर। सुन, भीड़ को चीरते हुए जा और रमपुरिया से चीर दे साली को। जो ये अनमोल पे नजर रखना, हम जरा जाके आ रहे हैं। अरे गीता दीदी कहाँ चल दी? अरे वो पंकज को फोन लगाना है, सुबह से बात नहीं हुआ है। आते हैं, थोड़ा पेट्रोल डाल के। भंगवा के गिलास में उधर ही रख गया। आते हैं। बस हम यूं गए यूं आए। जल्दी। बुरा ना मानो भैया जी, होली है भाई, होली है। हाँ गीता बोलो। हैप्पी होली जी। तुमको भी हैप्पी होली। कहो सब ठीक ठाक? कहाँ कुछ ठीक ठाक है, आज ही का दिन मिला था ना आपको जाने के लिए। यार इस पे हमारा डिस्कशन हो चुका है। हाँ, मार्केटिंग हेड हैं, आपका कोई हॉलीडे वॉलीडे नहीं होता है, हॉलीडे के दिन भी नहीं। अरे अब बताए तो थे, अमरीकी पार्टी है, उसको ना हमारी होली से कोई मतलब है और ना ही फैमिली से। अच्छा अनमोल क्या कर रहा है? अरे वो तो पगला गया है, सुबह 10 बजे से खेल रहा है, हम बस अभी ऊपर आए हैं। वैसे जतिन और रमा है, अनमोल उन्हीं के साथ है। चलो खूब एंजॉय करो। क्या एंजॉय करेंगे आपके बिना। वैसे वाराणसी कब पहुंचे? वो कल रात ही पहुंच गए थे। अच्छा सुनिए ना, जल्दी जल्दी से घर वापस आ जाइए ना, हम सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ हाँ आते हैं। अच्छा अभी फोन रखते हैं, मीटिंग का टाइम हो गया है। ठीक है, बाय। छह बार साला पार्टी का फोन आ चुका है, क्या करें? अब नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, अब कर जाने दे हम लोग, जो भी हुआ बता दो। हैप्पी होली सर जी। अरे हैप्पी होली का अचार डालें। तुम्हारे फोन का पागल की तरह से इंतजार कर रहे हैं हम। और फोन किसका आता है? हमारी घर वाली का। साला 1:30 बजने को यहाँ आया है और पूरी तरह से फेल कर गए हो तुम लोग। अरे सर जी, अब तकदीरें फेल कर गया तो इंसान क्या करे? हम तो फुल तैयारी के साथ गए थे, चेहरा पर रंग भी लगा लिए थे, लोगों के बीच में घुस भी गए थे। अब कई बार गीता जी पे फायर करने की कोशिश की, लेकिन कोई ना कोई सामने आ जा रहा था। अरे बहाने बनाना बंद करो। अरे साहब जी, बहाना नहीं बना रहे हम वही बता रहे जो हुआ है। हम तो स्टैंड बाई पे अपने साथ शरद को भी ले गए थे कि वो रामपुरिया से काम तमाम कर देगा। ये बेचारा गया भी, लेकिन फिर वही हुआ। साहब जी भीड़ बहुत ज्यादा था वहाँ। अरे तो वो तो तुम पहले से जानते थे ना कि लोग होंगे वहाँ, तो फिर सुपारी लेते वक्त काहे हाँ कह दिए थे? अरे अब हो गया तो हो गया, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, हम गारंटी देते हैं आपको। अरे गारंटी तुम्हारी 2 पैसे की नहीं है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, तीसरी बार फेल कर गए हो तुम लोग। जतिन आओ बैठो, गुजिया खा लो, तुम्हारी मनपसंद अदरक और तुलसी वाली चाय भी बनाए हैं। अरे वाह 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 वाह। ओ अनमोल रतन के बच्चे, रखो मारो मोबाइल और जाओ नहा वहा लो, थोड़ा इंसान बनो। हाँ, ये शैतान कहाँ इंसान बनेगा? अरे बोल बोल के थक गए हैं, और ये रंग लगा हुआ गीला कपड़ा पहन के भूत की तरह बैठे हैं। चलो तो चलो नहाने, चलो चुप, पीट देंगे तुम तो, चलो। एक आदमी ने अपनी पत्नी के नाम की सुपारी दी हुई थी। पंकज द्वारा ये गीता को मार डालने की तीसरी कोशिश थी जो नाकाम हुई थी। जगह तय हुई, वक्त तय हुआ, पर ना गोली चल पाई और ना ही रामपुरी छुरा। आखिरकार क्यों ये कोशिशें नाकामयाब हुई?
शरद, जैसे ही हम गोली दागें फुल स्पीड के साथ गाड़ी भगाना, उल्टा साइड से ही। ठीक है भाई, तुम घोड़ा दबाओ। कहाँ गई रे? शरद, शरद रिवर्स ले, जल्दी ले। अरे क्या कर रहा है? लेना पाछी। अरे कैसे ले? वो स्कूटर वाला साला गोंद लगा के लगता है जगह पे चिपक गया। क्या करें? ए भाई ये, अरे हटाओ ना यार, गाड़ी कहाँ से आ जाते ये? काहे अपना गला फाड़े हो भाई? आगे उतना जगह है, उधर से काहे नहीं जाते हो? भाई आगे नहीं जाना है, पीछे करना है गाड़ी। पीछे करना है? ये हम अपना स्कूटर यहाँ से हिलाने वाले नहीं है, ये हमारा फिक्स जगह है, हम यहीं पार्क करते हैं, बुझे? ऐसा भाई, साला लतखोर आदमी है। एक काम करो, यहीं से ठोक दो। शरद, गाड़ी घुमा, यू टर्न मार। उड़ गई चिड़िया। पहली बार गीता को बाजार की भीड़ ने बचा लिया था, अब हत्यारों ने नई जगह चुन ली। यहाँ भीड़ नहीं होगी श्याम। स्कूल से अनमोल को लेने के बाद वो दोनों गली में अकेले होंगे। इस बार काम हो जाना चाहिए। इस बार तुम चूक नहीं सकते, लेकिन खबरदार, हमारे बेटे पर कोई आंच ना आने पाए। श्याम, हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर फायर नहीं करो। बोरा गए होगा, साले एक बार खाली जा चुका है हम लोगों का। वार हुआ ही कहाँ है? हाँ, बात मानो हमारी, यहाँ फायर करोगे तो शोर होगा, और शोर होगा तो साला खतरा होगा। एक काम करते हैं ना, रामपुरिये से काम तमाम कर देते हैं। काम का काम हो जाएगा, और ना ही शोर और ना ही खतरा। क्या समझे? बात तो ठीक कह रहे हो तुम। ठीक है, ठीक बा। बज गई घंटी। गियर में डाल दे शरद। दत्त तेरी की, ये तो गाड़ी में बैठ गई। कोनो बात नहीं, पीछा कर, कहीं ना कहीं तो उतरेगी। जहां उतरेगी वहीं चीरे डालेंगे इसको। अरे ये कहाँ उतरेगी ये? कहाँ मालूम ससुरी कहाँ उतरेगी। उतरे का? भांग खा लिया का रे? साला दिखता नहीं वॉचमैन खड़ा है वहां पे। तकदीर फिर से गीता पर मेहरबान हुई, पर गीता को भनक तक नहीं थी कि कोई उसकी जान का प्यासा है और उसको निशाना बनाने के लिए उतावला होता जा रहा है। सर जी, पिछला दोनों बार जगह और समय आप ही ने बताया था, और ये तीसरा बार भी। अब अगर तीनों बार वो आपकी मैसेज बच जा रही है तो इसका मतलब ये है कि उसका भाग बहुत तगड़ा है। हमारे मिसेज का भाग तगड़ा नहीं है, तुम लोगों का साला काम कमजोर है। निकम्मे हो तुम लोग साले। और आज तो हम तुमको पूरा चांस दिए थे ना। हाँ, खुला मैदान, होली का शोर, रंग वंग सब क्या किए तुम? और हमने क्या क्या पापड़ नहीं बोले यहां तक आने में। घर से निकले वो भी होली के एक दिन पहले। अरे ये क्या बात हुई पंकज? ये वाराणसी का प्लान कब बना लिया? अब जानते हैं ना कल होली है। अरे पता है, हमने बहुत कोशिश की बॉस से बात करने की, लेकिन उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट कर दिया हमसे। अब काम तो सबसे पहले आता है ना। नए नए मार्केटिंग हेड बने हैं कंपनी के, और ये जो अमेरिकी पार्टी है ना, सबसे बड़ी क्लाइंट है हमारी कंपनी की। लेकिन छुट्टी के दिन कोई काम करता है? पूरा देश छुट्टी मनाता है। लेकिन कुछ लोग करते हैं, जैसे बॉर्डर पे सिपाही। अरे आप ऐसे ही समझ लो कि तुम्हारे पतिदेव वो बॉर्डर के सिपाही की तरह ही हैं। अपने फैमिली के फ्यूचर की रक्षा करने के लिए होली के दिन भी काम कर रहे हैं। गीता, अरे सोसाइटी का सारा लोग होगा,
फिर तुम्हारा भाई जतिन और रमा भी तो आ रहे हैं। अनमोल बहुत एंजॉय करेगा। आपके बिना बहुत उदास रहेगा, मिस करेगा आपको। गीता, ये हमारी लाइफ की आखिरी होली थोड़ी ना है, अगले साल भी तो होली आएगी। तुम लोगों को इस काम का और कितना चांस चाहिए बे? ये गीता की आखिरी होली होनी चाहिए थी। अरे सर जी, ये गीता जी की आखिरी ही होली थी, वो अब अगली होली नहीं देखेंगी, हमारा प्रॉमिस है। इस काम का अच्छा खासा पैसा हम तुमको पहले ही दे चुके हैं और हर बार तुम फेल कर गए हो। अब और एक दमड़ी नहीं मिलेगा तुम्हें, ये तुम सोच लो, और हमें तुम फुल और फाइनल बता दो। ये चौथी और आखिरी बार होगा। तुमसे बन पाएगा या ये काम हम किसी और को सौंप दें? अरे सर जी, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, और वही नियम जो है गेम बजाने का भी होता है। सर जी, हमेशा की तरह हम लोग तैयार रहेंगे, लेकिन इस बार आप ऐसी जगह चुनिएगा जहाँ तीसरा कोई ना हो। उसके बाद बता रहे हैं आपको, भाऊजी की 13वीं पे ही मिलेंगे आपसे। सो गई थी का? नहीं, आपके आने की जाप जप रहे थे। गुस्सा है हम आपसे। अरे श्रीमती जी, हम आपका गुस्सा ठीक करने का प्रोग्राम बनाकर लौटे हैं। नहीं सुनना है हमें कुछ, और वैसे भी आप वाराणसी से थक कर आए हैं। लीजिए, जाइए नहा धोकर खाना खा लीजिए और आराम कर लीजिए। सुनो, हम क्या सोच रहे हैं कि इस वीकेंड पर ना नालंदा चलते हैं। सुबह सुबह जाएंगे, दिन भर पिकनिक मना के रात को लौट आएंगे। तुम्हारे भैया जतिन और रमा भाभी को भी ले लो, वो दोनों भी साथ में रहेंगे तो मज़ा डबल हो जाएगा हमें लगता है। क्या कहती हैं श्रीमती जी, कैसा रहेगा? क्या बात है, आज आप बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं। गीता, वो हमरा ना तुम्हारे साथ, क्या कहते हैं उसे, क्वालिटी टाइम, वो बिताने का मन कर रहा है। हमारे बीच में तो हर टाइम क्वालिटी टाइम है जी। बस एक ही बात का एहसास होता रहता है कि हम लोगों की लाइफ में टाइम कितना कम है, लेकिन जितना भी है बस प्यार से निकल जाए। क्या बात है दीदी, ये जीजा जी का सुझाव था? हाँ हाँ जतिन, वो बहुत ही अच्छे मूड में है। हाँ, वो तो अच्छी बात है, लेकिन अचानक से इतने बदल कैसे गए? तो ठीक है ना जतिन, अच्छी बात है, हम तो बहुत ही खुश हैं। अच्छा, वैसे तुम लोग आ रहे हो ना नालंदा? हम एक बार बस रमा से पूछ लेते हैं, वैसे भी अगले सैटरडे हमारा ऑफ है। बढ़िया रहेगा, बहुत मजा आएगा। हमें लगता है कि हमें गीता दीदी के साथ जाना चाहिए, उन्हें अच्छा लगेगा ना? भाई मुझे अच्छा लग रहा है कि गीता और दामाद जी के बीच मामला सुलझ रहा है। जब बच्चा हो जाता है ना, तो शादी का पूरा मतलब ही बदल जाता है। एक दिन के लिए, 3 दिन के लिए क्यों नहीं? 3 दिन क्यों? क्योंकि 3 1 से बड़ा होता है, 1 से भले 3। अच्छा, हम कार से जाएंगे? हाँ, कार से जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? अरे बाबा, जब शाम में पापा आएंगे ना, तब उन्हीं से पूछ लेना कि हम नालंदा में कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे। ठीक है, सब उन्हीं की प्लानिंग है। अभी का प्लान ये है कि हम लोग पटना के बाहर जा रहे हैं। अब कहाँ मारना है, कैसे मारना है, ये हमें सोचने दो। तुम लोग बस उतना ही करो जितना तुम्हें करने के लिए कहा जाए। ठीक है सर जी। हाँ, इस बार खाली नहीं जाएगा, हम पूरा प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग तुम नहीं, हम करेंगे श्याम। तुम्हारा प्लानिंग पहले ही 3 बार फेल कर गया। ये बार 3 मौका चूकने वाली बात अगर दोबारा ना करें तो ही अच्छा है। ये मत भूलिए कि 4 लोगों को ऑलरेडी मार चुके हैं हम, और हर काम में ऊंच नीच हो जाता है। अब हम सही बता रहे हैं, एकदम टेंशन मत लीजिए। जिसके साथ 7 फेरे लिए थे, उसे मार डालने की 3 कोशिशें नाकामयाब होने के बाद पंकज अब चौथी कोशिश करने चला था। लेकिन इस रिश्ते का, इंसानियत का फेलियर कहां और क्यों हुआ था? 6 साल पहले अग्नि के सामने जिस पंकज ने गीता की रक्षा करने की कसम खाई थी, आज वो क्यों उसे जान से मार डालना चाह रहा था? गीता के खून का प्यासा पंकज कभी उसके प्यार में भी था। 2006 में हुई ये लव मैरिज 1 साल के अंदर ही डगमगाने लगी। कंग्रेचुलेशंस, गीता प्रेग्नेंट है। अभी 1 महीना हुआ है, अब 8 महीने और इंतजार करना होगा। अरे ऐसे कैसे वही रहेगी तू?
देख बेटा, आखिर के 3-4 महीने ना बहुत भारी होते हैं। नहीं नहीं नहीं, तू यहीं रहेगी हमारे पास अपने मैके में। हाँ मम्मी, हम समझ रहे हैं, लेकिन एक तो हम इनको छोड़ के नहीं आना चाहते हैं और दूसरा यही हमको नहीं जाने देंगे। मम्मी जी से कह दो 3-4 महीने तो दूर, हम तुम्हें 3-4 घंटों के लिए भी अपने से दूर नहीं जाने देंगे। सुनिए आप, लीजिए अब बतियाइए अपने जमाई राजा से, लीजिए। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम बेटा। अरे मम्मी जी, आपका पहला नाती या नातिन आ रहा है तो हमारा भी तो पहला ही बच्चा है ना जी। मतलब आप कह रहे हैं कि हम आपकी बिटिया की देखभाल ठीक से नहीं कर सकेंगे? नहीं नहीं बेटा, हम ऐसे नहीं कह रहे, लेकिन गीता को एक औरत की मदद तो लगेगी ही ना। अरे हाँ, तो ठीक है ना मम्मी जी, आप यहाँ आ जाइए, रहिए हमारे पास आकर। हाँ, लेकिन गीता के पापा तो हमें आने नहीं देंगे। अब पापा जी जो हैं वो अपनी पत्नी को अपने से दूर नहीं जाने देंगे, तो भला हम अपनी पत्नी को अपनी नजरों से दूर कैसे रहने दें? अब हम आपसे कैसे बहस करें बेटा? अरे कैसी बात कर रहे हैं मम्मी जी, आप बीच बीच में आते रहिएगा ना, बस गीता हमारे पास ही रहेगी, ये बात फिक्स है। हाँ हाँ, हमें क्या प्रॉब्लम होगी, आप निशा से पूछ लीजिए। जी प्रणाम मम्मी जी। मम्मी निशा के बारे में क्या कह रही थी? कह रही थी कि तुम्हारी जो कज़न निशा है ना, वो अगर यहाँ आकर रहे तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं। भाई हमें क्या दिक्कत होगी भला? हाँ मम्मी, पहले भी बात की थी हमसे निशा के बारे में, तो बुलवा ले निशा को। भाई देखो, तुम्हें जो करना है ना वो करो, बस हमसे दूर जाने की बात सोचना भी मत। नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है गीता दीदी के साथ रहने में, और वैसे भी शादी के बाद से हम अब तक मिले नहीं है ना उनसे। देख बेटा, सबसे ज्यादा जरूरत ना आखिर के 4 महीनों में लगेगी। हाँ हाँ बड़ी मम्मी, हम समझ रहे हैं, आप टेंशन ना लो, हम चले जाएंगे तब। तूने अपने मम्मी पापा से बात कर ली? जी बिल्कुल, हमने बात कर ली मम्मी से, वो तो बड़ी खुश थी, कह रही थी इसी बहाने तुम्हारा ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा। चलो अच्छा है, जब तेरी बारी आएगी ना तो गीता को हम तेरे पास भेज देंगे। जी बिल्कुल, प्रणाम। निकले हो? बेटा अगर बस स्टैंड तक छोड़ देंगे तो ऐसी क्या दिक्कत है उसमें? पापा दिक्कत तो आपको हो जाएगी ना, खामा में ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। दिक्कत तो ये है कि हमारी बिटिया पहली बार बेगूसराय से पटना जा रही है, वो भी अकेली, वो भी 4 महीने के लिए। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में तो चांद तक दूर नहीं है, आप हमारी टेंशन ले रहे हो। और पंकज जीजा जी है ना, वो आ रहे हैं पटना स्टेशन लेने हमें, पर हर 10-15 मिनट पर हमें SMS करते रहना। बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हो क्या गया है आप दोनों को? 22 के हैं हम, 12 के नहीं, आप इतना टेंशन ना लो, हम पहुंच जाएंगे ठीक से। यहाँ आओ, चलिए पापा। हाँ, ऐसे कैसे याद नहीं है, हमें ही चुराए थे आपके जूते, फिर हमें ही लौटाए थे, पूरे पैसे भी नहीं दिए थे आपने। पर टेंशन ना लो, इस बार ना पूरी वसूली करके जाएंगे। हलवा पूरी समझे कहा हमें, हम कहाँ मांगे थे अपने जूते आपसे? भाई पहले तो आप खुद ही हमारे जूते चुराई और उसके बाद खुद ही भीगी बिल्ली बनके हमको लौटा गई, तो हम कहाँ दे पैसे आपको, बोलिए। अच्छा जी, तनिक अपनी बीवी जो है ना हमारी गीता दीदी, उनसे पूछिएगा कितने प्लीज किए थे उन्होंने, तब जाके लौटाए थे हमने आपके जूते। अच्छा ठीक है, बोलिए क्या चाहिए आपको, दिला देंगे। हाँ वैसे सोच समझ कर मांगिएगा, पूरे 3 महीने बिताने आपको हमारे साथ। उसकी फिक्र आप ना करो जीजा जी, हम सोच समझ कर ही मांगेंगे। निशा, तुम और पंकज मिल के ना हमको बहुत बिगाड़ दिए हो, इतना आलसी बना दियो ना कि क्या कहें। अरे दीदी बस कुछ ही दिन है, एंजॉय कर लो, एक बार बेबी आ जाएगा ना लाइफ में, फिर तो 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। और हमारे ग्रेट जीजा जी, वो तो छुट्टी लेने से रहे। तो फिर तुम्हारे बिना कैसे चलेगा? अरे हमें परमिशन की थोड़ी ना जरूरत है, आ जाएंगे बिना इनविटेशन के, जब तक हम हैं आप टेंशन ना लो। कहाँ हो तुम? वहाँ चाचा चाची जी लड़का देख रहे हैं तुम्हारे लिए। जैसे उन्होंने देखा और हमने हाँ कह दिया, लड़का पसंद आएगा तभी तो ना देंगे ग्रीन सिग्नल। वैसे निशा, बेगूसराय में तो कई मर मिट गए होंगे तुझ पर। दीदी ये मरने मिटने वालों को तो ना हम अवॉइड करते हैं, भाई आदमी हो तो ऐसा कि टिका रहे, स्ट्रॉन्ग। वैसे कोई मिला तुझे स्ट्रॉन्ग टिकने वाला? नहीं अभी तक तो नहीं, पर फ्यूचर में होगा तो होगा। आज भी आपका वेट करते करते सो गई दीदी। हाँ वो ऑफिस में मीटिंग थोड़ा लंबा चला। तुम काहे नहीं सो जाती? हम खुद ही खाना गरम करके खा लिए होते। हाँ खुद ही ले लिए होते खाना गरम करके। एक तो सारा दिन काम करके आएंगे, थक के आएंगे और ऊपर से गरम करके ले लेंगे। और हम घोड़ी की तरह सोए रहे, इसीलिए आया क्या यहाँ पर? ऐसा नहीं है, लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि रोजाना रात को तुम्हें हमारे लिए देर तक जगना पड़ता है। तो वैसे हमें पसंद है कोई हमें गरम गरम खाना परोस दे, लेकिन फिर भी क्या? हम सोच रहे थे कहीं तुम बोर तो नहीं हो गई हो। हम सिर्फ तब बोर हो जाते हैं जब दीदी वो घंटों घंटों तक ना रोने धोने वाली सीरियल देखती है। सच बता रहे, 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। चलो ठीक है, कल लिए चलते हैं तुम्हें शॉपिंग।
और वो जूतों की वसूली भी तो बाकी है ना तुम्हारी। अच्छा जी, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही शरीफ बन गए? देखिए शॉपिंग वॉपिंग के मामले को ना हम थोड़ा ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं तो सोच लीजिएगा, लुट जाएंगे आप। अरे लूट लीजिए साली साहिबा, अगर आप हमें नहीं लूटेंगे तो भला कौन लूटेगा बताइए। अच्छा हाँ हाँ, जा शॉपिंग पे अपने जीजू के साथ, अच्छे से शॉपिंग कराना उनसे, खूब चुना लगाना उनको। पर दीदी आपको ऐसे अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हैं हम? अरे भाई क्यों नहीं जा सकते, हम प्रेग्नेंट हैं, कोई पेशेंट नहीं है। और वैसे भी ना दिन भर तुमसे चबड़ चबड़ करके ना हम तो बोर हो गए हैं, और पता है तुम भी बोर हो गई होगी। भगाना चाहती हो ना हमें, सब समझते हैं। समझती रहो। वैसे हाँ, सुपर मॉल के बाहर ना एक बंसी कचौरी वाला बैठता है, उससे हमारे लिए एक मीठी और 2 तीखी कचौरी लेते आना। पर जीजू तो कह रहे थे आपको तीखा खाना मना है। उनको लगता है ना कि हम तीखा खाएंगे तो बेटा या बेटी जो होंगे वो बहुत गुस्सैल होंगे। और वैसे तुमको इस बारे में सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हम कह दिए कि हमारे लिए कचौरी लेते आना तो फिर लेते आना, और नहीं लेकर आई ना बेटा तो दोनों के दोनों पिटोगे हमसे बस। ऐसे चबा रही है, लगता है मानसर को भी चबा जाएगी। जल्दी कुछ करो। ओके। गीता दीदी वो आराम से सो रही। हाँ, हमने कहा ना हम जा रहे हैं निशा। 3 बार ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, आपको पक्का लगता है ये सही तरीका है? तो और कौन सा सही तरीका है निशा, बताओ ना, और कौन सा सही तरीका है? ऐसा क्या करें कि हम गीता को छोड़कर तुमसे शादी कर सकें? निशा, इस बार फेल नहीं होंगे हम, देखना तुम, इस बार काम जरूर हो जाएगा। निशा, इतवार को वो लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने। विकास को तो हम मिल ही चुके हैं। अच्छा है, बॉम्बे सेटल्ड है, अच्छे से मिलोगी ना? जी मम्मी, अच्छे से मिलेंगे। दरअसल गीता अपनी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाने से पहले ही ये भाप गई थी कि पंकज और निशा के बीच की नजदीकियां अवैध धागों में लिपटी थी, और ये धागे साफ साफ नजर आ रहे थे। वैसे हम कभी कभी अचानक रात में जाग जाते हैं। क्यों? आजकल अपने छोटू की कराटे प्रैक्टिस शुरू हो गई है क्या? नहीं,
इसलिए जाग जाते हैं क्योंकि हमें आपकी आवाज़ें सुनाई देती हैं, और जब आँख खोलते हैं तब आप कमरे में नहीं होते हैं। हाँ, वो पानी पीने के लिए जाता हूँ। आजकल प्यास बहुत लगती है ना, मौसम ही कुछ ऐसा है। मौसम भी कुछ ऐसा है, प्यास बहुत लगने लगी है आपको। अब कल से एक बोतल यहीं ला के रख लूँगा। वही ठीक रहेगा। खामखा निशा के कमरे में जाकर पानी पीने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी आपको। आधा आधा एक एक घंटा पानी पीने का प्रोग्राम चलता रहता है। खामखा वहाँ निशा परेशान, और यहाँ हम कल ही निशा को यहाँ से चले जाने के लिए कह देंगे। क्यों? मतलब डिलीवरी बस अब होने ही वाली है ना? हमने मम्मी से कह दिया है। क्या क्या कह दिया मम्मी से? यही कि डिलीवरी के लिए यहाँ आ जाए। क्यों, आपको क्या लगा? वैसे हमें लगता है कि निशा अगर रुक जाती तो मदद हो जाती। किसकी मदद? हमारी या आपकी? पंकज, हमें लगता है हमें बेगूसराय वापस चले जाना चाहिए। गीता दीदी सब जान चुकी है। निशा, अगर तुम चली गई तो हमारा क्या होगा? तो फिर आप ही बताइए ना, हमारे रहने से क्या होगा? बताइए ना क्या होगा? ज़माना खामा मर्दों की फितरत को कुत्ते की दुम समझता है, पर ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना, और थप्पड़ एक हाथ से। और उस थप्पड़ में सबसे ज्यादा दर्द होता है जिसमें हाथ नहीं उठता, लेकिन सामने वाला नजरों से गिर जाता है। फिर वो कोई भी हो, कोई गैर, कोई अपना, या अपनी ही बहन। सॉरी दीदी, हम बहुत शर्मिंदा है। नहीं निशा, शर्मिंदा नहीं हो तुम। अरे जिसे शर्म ही नहीं है वो शर्मिंदा कैसे हो सकता है? बेवफा कभी शर्मिंदा होते हैं भला? अरे उन्हें तो अफसोस रह जाता है कि अब तो चोरी पकड़ी गई, अब अफेयर कैसे होगा? नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा निशा। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि तुम इस घर में दोबारा नहीं दिखोगी। हम आज के बाद आपके सामने कभी नहीं आएंगे। और हमारे पीठ पीछे पंकज से मिलोगे? नहीं। हमारी नजर तुम दोनों पे रहेगी निशा। एक बात तो तुम समझ लेना कि हम कोई अबला टाइप की नारी नहीं है जो चुप रह जाएंगे, सब कुछ सह जाएंगे। इतना शोर मचाएंगे ना कि वो हर आईना चूर हो जाएगा जिसमें तुम अपनी आंख मिलाना चाहोगे। चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे निशा, सवाल ही नहीं उठता। पंकज, हम भी आपके बिना नहीं रह सकते, लेकिन क्या करें हम? क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आता। बिल्कुल ब्लैंक से हो जाते हैं हम। ऐसा लगता है आंखों पे पट्टी बांध कर ना किसी अंधी गली में चल रहे हैं। मम्मी, हम बड़े सराफत से समझाए थे उसको कि पंकज से दूर रहे, लेकिन वो तो मानो एकदम कब्जा ही कर ली है। और ये सब कुछ तो अब हमें बता रही है बेटा? अरे किस मुंह से बताते हैं आपको मम्मी? हमको लगा था कि हम समझा दिए हैं तो शर्म के मारे दोबारा ऐसी गंदी हरकत नहीं करेगी। अनमोल 1 साल का हो गया है और ये दोनों अपनी बेशर्मी की पहली एनिवर्सरी मना रहे हैं हमारे पीठ पीछे। नहीं राज भाभी, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। तो मालूम करो मीना, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी का घर तोड़ रही है और किसी भी सूरत में हम ये होने नहीं देंगे। हम भी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे राज भाभी। कोई और नहीं मिला? अरे जीजा तो बड़े भाई के समान होता है, कोई बड़े भाई से इश्क लड़ाता है बेशरम। सारा बिरादरी में थू होगी हमारी। तेरी शादी तो दूर, शर्म के मारे हमने जान दी ना तो क्रियाक्रम करने वाला ना होगा कोई बेगूसराय में। तुम्हारे बड़े मम्मी पापा को कैसे मुंह दिखाएंगे? कैसे उनसे आंख से आंख मिलाएंगे हम? तुम हमारी गर्दन नहीं झुकाए हो, तुम तो हमें जितने जिगाड़ दी हो। हमने तो तुम्हें वहां अपनी बहन की सेवा के लिए भेजा था, तुम तो उसका विश्वास, उसका सम्मान, उसका घर सब तोड़ा। तो हम प्लान नहीं किए थे ना मम्मी, सेवा करने गए थे उनकी, पूरे दिल से की, लेकिन जो भी हुआ
आपको नहीं मालूम कैसे उनसे प्यार हो गया और उनको हमसे। और पापा वो तो हमसे शादी। तुम जो हरकत की हो ना, तुम्हारी जैसी लड़कियां शादी नहीं करती, एक के बाद एक घर बर्बाद करती हैं, तोड़ती हैं। आज अपनी बहन का तोड़ी हो ना, कल किसी दूसरे का तोड़ोगी। हम तो सिर्फ प्यार किए, अभी हो गया। हमें नहीं पता कैसे कब, फिर अब हो गया है तो जा नहीं रहा है। अरे कैसे नहीं जा रहे? हाँ जाएगा। तुम जो पंकज के लिए महसूस कर रही हो ना, वो जाएगा, क्योंकि वो प्यार हो ही नहीं सकता। उस भूत को ना हम सब मिलकर अंदर से बाहर कर देंगे। सर की कसम खा, आज के बाद पंकज का मुंह कभी नहीं देखोगे, कसम। हाँ गीता, हमें डाइवोर्स चाहिए। इस जन्म में तो हम आपको डिवोर्स देने वाले नहीं हैं। अनमोल की कसम खाकर कहते हैं, हम आपको डिवोर्स नहीं देंगे। क्या करोगी ऐसे आदमी से चिपके रहकर, जो तुमसे प्यार ही नहीं करता है? हम ऐसे आदमी से नफरत करेंगे, चिपक कर नफरत करेंगे। जो आदमी हमारी प्रेगनेंसी की नाजुक घड़ी में हमारा साथ छोड़कर हमारी बहन के साथ सोए, ऐसे आदमी और ऐसी बहन को हम जिंदगी भर दर्द देंगे, लेकिन डिवोर्स हम देने से रहे। हम कल ही बेगूसराय जाके राकेश चाचा, चाची और निशा को साफ साफ बता देंगे, किसी ने हमारी बहन का घर तोड़ा तो हम एक एक को तोड़ देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, बताए दे रहे हैं। जतिन, गलती निशा की, जो हमारे चचेरे भाई राकेश की बेटियां है ना? तो हम राकेश और उसकी पत्नी मीना से इतनी अपेक्षा कर सकते हैं कि निशा को पंकज से दूर रखे और कंट्रोल में रखे, बस। देखो जतिन, किसी से बदतमीजी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। हमने मीना से बात कर ली है। अम्मा, बात तो गीता दीदी ने भी की थी उस निशा से, लेकिन फिर भी वो बेशरम लड़की पंकज जीजा जी के साथ लगी रही। गलती हमारी है बेटा, जो हमने निशा को गीता की देखभाल करने के लिए भेज दिया। निशा, तुम किसी की बातों में ना आना, हमें ऐसे इग्नोर ना करो। हम नहीं जी सकते तुम्हारे बिना। सॉरी पंकज, सबकी भलाई इसी में है कि हम एक दूसरे को भुला दें। बहुत ज़्यादा प्रेशर है हम पर, हम सह नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ भुला दो हमें। भुलाना तो हमसे ना हो पाएगा निशा, बस अब तुम तैयार हो जाओ। एक जिंदगी बर्बाद हो गई है और अब वो हमेशा के लिए दी एंड भी हो जाएगी। रेडी रहना। आसान नहीं था इतनी सारी गोलियां पेट से वॉश आउट करना। यूं कह सकते हैं कि बाल बाल बची है इनकी जान। दीदी, अनमोल की चिंता मत करो और जीजा जी भी ठीक हो जाएंगे। और हमारा पंकज का रिश्ता वो ठीक हो पाएगा। दीदी पूरी कोशिश करो, लेकिन एक वक्त के बाद तुमको फैसला करना पड़ेगा, और फैसला लेते वक्त अनमोल के बारे में भी जरूर सोचना। वो शांति से तुम्हारे साथ अकेले पले या फिर आंधी में तुम दोनों के साथ। हमारी तकदीर खराब है जो हम बच गए, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। हम अपने आप को खत्म करके ही रहेंगे। तुम नहीं तो लाइफ नहीं निशा, बस।
पंकज के बिना हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है पापा। वो हमसे प्यार करते थे, लेकिन वो निशा तो मानो उन पर कोई जादू ही करती है, लेकिन हम वो जादू तोड़ के रहेंगे। हम पंकज को अपना वापस बना के रहेंगे पापा, फिर चाहे जो भी हो। पंकज, हम भी तुमको उतना ही प्यार करते हैं जितना कि तुम, पूरे दिल से। लेकिन हमें हमारा प्यार सिर्फ गीता से नहीं बल्कि सारी दुनिया से छुपाए रखना होगा। क्या तुम इसका ख्याल रख पाओगे? और फिर एक बार पंकज और निशा के बीच का रिश्ता रंग पकड़ने लगा, पर यह अवैध संबंध गीता और दोनों तरफ के परिवार वालों से छुपकर बनता गया। पंकज और निशा अब ऐसे दो फूलों की तरह थे जिनका खिलना और महकना सिर्फ एक दूसरे को समझ आता। पंकज गीता को यह समझाने में सफल रहा कि उसने निशा के साथ रिश्ता पूरी तरह तोड़ दिया है। पापा हम नालंदा कहाँ से जाएंगे? हाँ बेटा, हम लोग नालंदा कार ड्राइव करके जाएंगे और वहाँ पे पिकनिक करेंगे और पिकनिक में बच्चों के साथ गेम खेलेंगे। यहां गीता एक तरफ यह समझ रही थी कि उसकी जिंदगी अब दोबारा पटरी पर आ गई थी, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि 3 बार उसकी जिंदगी पटरी से उतरते उतरते रह गई थी और अब चौथी बार क्या होने वाला था। सर जी, इस बार फुल तैयारी है। हम तो 2 और लोगों को बुला लिए हैं साथ में। जब पंकज सिन्हा और उसकी फैमिली नालंदा से घूमकर पटना लौट रहे होंगे, उस वक्त कुछ अज्ञात लोग उन पर हमला करेंगे और उस हमले में गीता सिन्हा की मौत हो जाएगी, लेकिन बाकियों को कुछ नहीं होगा। कत्ल के इरादे से पंकज गीता को नालंदा ले गया। साथ थे उनका बेटा अनमोल, गीता का भाई जतिन और जतिन की पत्नी रमा। साजिश का पहला पड़ाव पार हो गया। हम सुबह जल्दी घर से निकलेंगे बाय रोड, हमारी कार से। नालंदा से लौटते हुए हम लोग पहले ये NH31 लेंगे और उसके बाद NH30, और इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं ये बाईपास आता है। जानते ही बाईपास को, यहाँ हमारा बचपन निकला है, लेकिन ये बाईपास तो शाम के बाद बिल्कुल सुनसान हो जाता है। जानते हैं, इसलिए हम नालंदा से थोड़ा लेट निकलेंगे कि यहाँ पहुँचते हुए अंधेरा हो जाए। जीजा जी, ब्रेक चाहिए हो तो बोल दो, हम चला लेंगे। अरे नहीं जतिन बाबू, हम ठीक हैं। ऐसे पहुँचते पहुँचते 11 तो बज ही जाएंगे। अरे तो दिक्कत क्या है, जब पहुँचना पहुँच जाएंगे। वैसे आपको कोई जल्दी है क्या? अरे नहीं, काहे की जल्दी है। अरे लेकिन हमें तो जल्दी है ना जी। अनमोल का स्पोर्ट्स डे है कल और 6:30 बजे तक स्पोर्ट्स ग्राउंड पे भी पहुंचना है, वो तो नहीं मिस हो सकता है ना। अरे चिंता मत करो, कुछ हो मिस नहीं होगा। और 5 बार बता चुकी हो, याद है हमें। सब लोग अपनी अपनी जगह पे टाइम पे पहुंच जाएंगे। वो और 2 लड़कों के बारे में तुम बता रहे थे? दोनों एकदम मजे हुए खिलाड़ी हैं, भरोसेमंद। इस बार कोई चुक नहीं है। बस आपको ये करना है कि नालंदा से निकलने से पहले मुझे एक बार फ़ोन कर दीजिए। उसके बाद किसी न किसी बहाने से लाके गाड़ी वहाँ रोक दीजिए। ओके, बाद का सब हम संभालेंगे। वो तुम हम पे छोड़ दो।
सच कहते हैं गीता दीदी, बड़ा सुकून मिलता है जब ऐसे आपको और जीजा जी को एक साथ देखते हैं। 4 साल पहले तो कितना डर गए थे हम लोग। तुम लोग तो सिर्फ डर गए थे, परेशान थे। हमें तो लगा था कि जैसे अब बस मर ही जाएंगे। पहुंच गए तुम लोग? अरे कब का साहब जी, 2 घंटा से बैठ के यहाँ पुराना फिल्म का गाना सुन रहे हैं। हमें अभी वहाँ पहुँचने में कम से कम 45 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, लेकिन जल्दी मत निकलिएगा, सूरज डूब जाने दीजिए, क्योंकि जितना अंधेरा रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, हम निकलने से पहले तुम्हें फ़ोन कर देंगे। ठीक है। कल हमें कोई देखने आ रहे हैं? नहीं आएगा, कल का वो प्रोग्राम कैंसिल होने वाला है निशा। वहाँ सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है? बिल्कुल, हम करीब 2 घंटे में यहाँ से पटना के लिए निकलेंगे। पंकज, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। बस एक दिन की बात और है निशा, कल के बाद सब कुछ इतना शांत हो जाएगा, इतना सुकून होगा तुम्हारी और हमारी जिंदगी में। तुम और हम सचमुच एक हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे अपनी मनमर्जी करने के लिए। पंकज, आई लव यू। आई लव यू टू निशा। ये गलत बात है जीजा जी। एक तो खुद ही पिकनिक का प्लान बनाते हैं, उसके बाद फिर आधे से ज़्यादा समय फ़ोन पे लगे रहते हैं। अरे नहीं साले साहब, दरअसल हमारी कंपनी का एक अमेरिकी क्लाइंट है, तो जब भी उसे कोई काम होता है तो हमारा जूनियर स्टाफ हमें ही फ़ोन लगाता है, तो इसलिए उन्हें डायरेक्ट करना पड़ता है। अच्छा चलिए, अब चलने का समय हो गया है, अभी निकलेंगे तो रात को 10 बजे तक पहुँचेंगे। अरे इतना भी क्या जल्दी है साले साहब, थोड़ी देर और एंजॉय करते हैं ना, आराम से चलेंगे। पक्का है समय? अरे बहुत समय है, आइए चलिए। चलो, रेडी स्टेडी गो। अनमोल जीत गया, आपसे बाहर गए, अनमोल जीत गया। ये लो भाई गर्मा गर्म चाय। हमको भी खिला दो थोड़ा सा। ये लीजिए आपके लिए पराठा। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है जीजा जी, या तो फोन पे लगे रहते हैं, बार बार घड़ी देखते हैं, माजरा क्या है? अरे साले साहब ऐसा कुछ नहीं है, बस देख रहे थे बजा कितना है, अब टाइम का ख्याल तो रखना ही पड़ता है ना। हाँ जी, हमें भी लगता है ना कि नाश्ता करते हैं ना, हम लोगों को चल देना चाहिए। 6 बज चुके हैं ऑलरेडी। खाइए सब लोग आराम से, उसके बाद निकलते हैं 15-20 मिनट में। अरे पंकज कहाँ चले गए? गए तो टॉयलेट की तरफ से, हो सकता है ऑफिस वालों से बात कर रहे हो फोन पर। हम 5 मिनट में निकल रहे हैं शाम। क्या जी, पिकनिक का प्लान आपका था और आप हैं कि पूरे दिन फोन पे लगे रहे? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे सब लोगों ने एंजॉय तो किया ना, है ना बेटा? पापा हम वापस से आएंगे, बहुत मजा आया। आएंगे ना मम्मा? जी हम अक्सर सोचते थे कैसे आपसे ये बात छेड़ें, लेकिन आज सही मौका मिला है तो आपसे कह रहे हैं। क्या चाहते? यही कि आप और गीता दीदी एक बुरे दौर से गुजरे, पर कैसे आप एक होकर आगे बढ़े। बड़ा अच्छा लगता है आप दोनों का प्यार और हमारी बहन का ध्यान रखने के लिए। थैंक यू। अरे नहीं जतिन, दरअसल थैंक यू तो हमको गीता को बोलना चाहिए कि उसने हमारी सभी गलतियों को भुलाकर हमको माफ़ किया और वापस अपना लिया। आज हम दिन में गीता दीदी से भी यही बात कर रहे थे, वो कह रही थी कि उन दिनों उनको लगता था कहीं दुख के मारे वो मर ही ना जाए। जतिन तुमसे सच कहें तो लगता हमको भी ऐसा ही था। रोज रोज थोड़ा थोड़ा घुट घुट कर मरने से कहीं अच्छा है कि एक ही बार आर्या पार हो जाए। एक हैप्पी फैमिली का ढोंग रचा जाता है ताकि इस ढोंग की चादर को उस भयंकर जुर्म पर ओढ़ा जा सके जो अब अगले मोड़ पर होने जा रहा था। अरे 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 जी, ये कौन सा टर्न ले लिया आपने?
मोड़ लो गलत टर्न है ये। अरे नहीं जतिन, घबराओ मत, ये एक नए बाईपास को निकलता है। हम कम से कम 1 घंटा पर जल्दी पहुंचेंगे। नया बाईपास? हाँ। ये कब बना? आप श्योर हो ना? अरे 100%। हमारा एक दोस्त पटना नालंदा हर दूसरे दिन आता जाता रहता है, उसी ने बताया। अच्छा चलिए। पार्टी आ गई है, तुम लोग तैयार हो ना? चूक नहीं होनी चाहिए। चल। अरे जीजा जी, ये रास्ता तो बंद है। अरे ये क्या हो गया यार? हमारे दोस्त ने तो कहा था कि ये रास्ता सीधा पटना को कनेक्ट करता है। हुई होगी कोई प्रॉब्लम आगे। देखिए ना, साफ साफ बोर्ड लगा हुआ है, रास्ता बंद है। ऊपर से पत्थर लगा के ब्लॉक कर रखे हैं। क्या हुआ जी, कहाँ पहुँचे? कुछ नहीं दीदी, शायद खराब रास्ते पर आ गए। वो बाईपास लिया, अभी ये रोड ब्लॉक है यहाँ। कोई नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, वापस NH31 पकड़ लेंगे। बस 10 ही मिनट लेट हुए हैं। अरे ओ भाई, आगे रास्ता बंद है, पीछे लो। पंकज भैया बताएंगे भी कि क्या चाहते हैं आप लोग? हम बात कर रहे हैं। देखो भैया, तुम्हें पैसे चाहिए ना? है? सारे पैसे ले लो, है? लेडीज के जेवर भी ले लो तुम, लेकिन हमें छोड़ दो। देखो हमारे साथ छोटा बच्चा भी है। देखिए भाई साहब, आपको ना कोई गलतफहमी हुई है। हम लोग तो रास्ता भटक के यहाँ आ गए थे। हाँ। आप शायद किसी और का इंतजार कर रहे थे। जहाँ आपका यमराज इंतजार कर रहे थे साहब जी, यम को भोग नहीं चढ़ाएंगे। सारे पैसे दे तो रहा हूँ भाई। तेरा पैसा कहाँ भागा जा रहा है रे? वो तो हम लेवे करेंगे, लेकिन वो कहा है कि थोड़ा मस्ती का मूड है हमारा। भैया हमें जाने दीजिए, हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, हमें जाने दीजिए। भैया जितना पैसा चाहिए आप ले लीजिए, हमें जाने दीजिए। चल साड़ी खोल। नहीं। कहा नहीं? चल खोल। आपके हाथ जोड़ते। 2 गोलियां सीधे सीने पर, दोनों हार्ट में अटक गई, हार्ट के चिथड़े उड़ गए। सर, आगे रास्ता क्लियर है, हम 30 किलोमीटर जाके आए। वो डाकू लोग झूठ मूठ का रास्ता बंद किए। किसी ने कुछ देखा है, सुना? सर, एक चाय का दुकान मिला है, उसके मालिक से बात हुआ, कह रहा था ट्रैफिक कम रहता है इस रास्ते पे, आगे कहीं कुछ बंद नहीं है। वो कुछ देखा सुना भी नहीं। गाड़ी याद है आपको? नहीं सर, काफ़ी अंधेरा था और हम सब इतना डर गए थे सर। उनमें से किसी का चेहरा याद आपको? नहीं सर, सबका पूरा चेहरा ढका हुआ था। वो गाड़ी पहले से आपका पीछा करी थी क्या? नहीं, लगता नहीं है सर। हम लोग पहले यहाँ आए, देखा रास्ता ब्लॉक था और रिवर्स लेने लगे तो पीछे से आके घुसा दिया। सर लगता है घात लगाकर बैठे थे कि कब कोई पार्टी आए इस तरफ। ये लोग आए और फंस गए। पंकज सिन्हा और उसकी फैमिली शॉर्टकट लेने के लिए रास्ता लिया होगा, वो फंस गए। इस नए हाईवे पर यह पहली घटना होगी सर, इसलिए रास्ता चुना होगा। राजन, अपने खबरियों से कहो कि इस इलाके में जितने भी गैंग हैं सबकी रिपोर्ट भेजे। क्या लोग थे ना? जी सर, गीता सिन्हा के भाई जतिन लाल ने यही कहा था कि 4 लोग थे। और सर पंकज सिन्हा से अभी तक बात नहीं हो पाई, और ना ही जतिन की पत्नी रमा से, और ना ही बच्चे से। मीडिया में खबर फैलने से पहले हमें इस केस को सोल्व करना होगा। इस केस को टॉप प्रायोरिटी में रखो। सर। पंकज और रमा के स्टेटमेंट्स जतिन से पूरी तरह मैच कर गए। ऐसा लग रहा था कि ये वाकई में एक डाकुओं का अटैक था जिसमें गीता की हत्या हो गई थी। इस भयंकर नौटंकी का पहला अंक कामयाब हो गया था। नालंदा और पटना के एक खबरी को एक्टिवेट किया गया। सैकड़ों हिस्ट्री शीटर से भी पूछताछ हुई, पर पुलिस के हाथ एक भी ऐसा सुराग नहीं आ रहा था जो इस केस को कोई दिशा दे सके। गीता के माता पिता और भाई जतिन इस बात को लेकर बौखलाए हुए थे कि यह तकदीर का कैसा खेल था। एक पिकनिक एक खुशनुमा फैमिली में इतना दर्द और गम कैसे और क्यों ले आया। नौटंकी के दूसरे अंक के दूसरे पड़ाव में भी पंकज अपना किरदार बखूबी निभा रहा था। वो अपने बच्चे का दहशत भरा दर्द बखूबी संभाल रहा था, वो दर्द जो उसी ने बच्चे को दिया था। इस नौटंकी की कठपुतलियों को भी उनकी मजदूरी अदा की गई।
इस ड्रामे के लीड कैरेक्टर्स के सामने अब रास्ता साफ हो चुका था। बस थोड़े दिन और उनको अपनी दर्द भरी एक्टिंग का प्रदर्शन देना था। उसके बाद उनके हिसाब से हैप्पी एंडिंग होने जा रही थी। इस केस में हत्या की प्लानिंग और मोडस ऑपरेंडी टॉप की रही और इसी वजह से पुलिस के हाथ एक भी सुराग नहीं लग रहा था। तो क्या ये एक परफेक्ट मर्डर का रेयरेस्ट ऑफ रेयर उदाहरण बनने जा रहा था, या फिर इस खूंखार नाटक का एक और अंक अभी बाकी था? सर हम जतिन लाल बोल रहे हैं, गीता सिन्हा के भाई। 2 हफ्ता हो गया सर, कुछ पता नहीं चला, कोई पकड़ा नहीं गया। जतिन, हम जी जान से लगे हुए हैं। जैसे ही कोई ब्रेक थ्रू मिलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है सर। राजन, बाईपास रोड पर जो मर्डर हुआ था उसकी क्या रिपोर्ट है? सर सच कहे तो अभी तक ब्लैंक है। हिस्ट्री शीटर्स ने एक भी ऐसी गैंग का नाम नहीं बताया जो उस वक्त वहां पर हुए होंगे। बहुत से डाकू देखे हमने इतने सालों में। ये डाकू की प्रथा हमसे भी पुरानी है, मगर ये डाकू। सर आपको लगता है कि वो डाकू नहीं थे? राजन, डाकू क्या करते हैं? डाकू बंदूक की नोक पर लोगों को लूटते हैं। पैसा, जेवर, कीमती चीजें जो भी उनके पास हो उसको लूट लेते हैं। लेकिन ये डाकू, इन डाकुओं ने लूटने से पहले 2 औरतों को रेप करने की सोची, और जब उसमें से एक मारी गई तो एक भी पैसा लूटे बिना, एक भी दमड़ी लिए बिना वहां से फरार हो। सर हो सकता है वो गीता सिन्हा की मौत के बाद डर गए हों। यही तो सोचने वाली बात है राजन। वो डाकू थे, उन लोगों के हाथों में बंदूकें थी, गाड़ी रोकने की हिम्मत थी। 2 औरतों को रेप करने के इरादे से जंगल में ले गए और उसमें से एक को गोली मार दी। ये सब करते हुए डर नहीं लगा उन्हें? सर हो सकता है गोली फायर होने के बाद डर गए हों। प्लान नहीं था, हो गया और उसके बाद भाग खड़े हुए। हो सकता है कोई नया गैंग हो। कितना इंतजार करवाएंगे विकास को? जवाब काहे नहीं दे रहे उसे? क्योंकि हमारे पास जवाब है ही नहीं मम्मी। पूरा कंफ्यूजन भरा पड़ा है दिमाग में। आप एक काम कीजिए, उसे कह दीजिए कि हमारा इंतजार ना करें। अरे 28 की हो गई हो, दुनिया देख चुकी हो, अब काहे का कंफ्यूजन? मम्मी एक तो ना आप हर बारी हमारी उम्र को बीच में न लाया करो, और दूसरी बात ये शादी का फैसला है, कोई स्कूटर वूटर खरीदने की बात नहीं है। बाकी तो हम देख चुके हैं कि गलत जोड़ियों का क्या नतीजा होता है। अनमोल को रमा भाभी के पास छोड़ कर आए? हाँ, एक अरसे से जिद कर रहा था तो छोड़ा उसे। और फिर निशा थोड़ा नेचुरल भी लगेगा ना, जैसे धीरे धीरे हम नॉर्मल होते जा रहे हैं। क्या हुआ निशा, कोई टेंशन है क्या? लड़के एक के बाद एक करके रिजेक्ट किए जा रहे हैं। तो अच्छा ही है ना? कुछ अच्छा नहीं है पंकज। निशा ऐसा क्यों कर रही हो? हमें एक और बड़ा टेंशन खाता रहता है रात भर। वो क्या? एक अजीब सा डर लगा रहता है। आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, कभी ना कभी तो आप बात करेंगे ना पापा से, हमारा हाथ मांगेंगे उनसे, या फिर हम ही बता देंगे कि पंकज जी से शादी करनी है हमें। तो इसमें डरने की कौन सी बात है? नहीं है? आपको नहीं लगता जतिन भैया को शक हो जाएगा कि इतने टाइम से इन दोनों का अफेयर चल ही रहा था? फिर 2 और 2 मिलाएंगे, कहेंगे कि गीता दीदी को डाकुओं ने नहीं बल्कि इन दोनों ने मारा है, और फिर हम दोनों फांसी लटकेंगे। नहीं निशा, नहीं, कोई फांसी नहीं लटकेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सुना? और हमें तो लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, तकदीर से एकदम सही हुआ है। हाँ, पहले 3 अटेम्प्ट में अगर गीता मारी जाती तब जरूर ये 2 और 2 4 हो जाता कि कोई कैसे ही किसी घरेलू औरत को मार सकता है। लेकिन ये जो चौथा अटेम्प्ट हुआ है एकदम स्मूथ गया है। डाकुओं का अटैक, मर्दों पर और बच्चे पर बंदूकें तनी हुई, औरतों को घसीट कर जंगल में ले गए, रेप का अटेम्प्ट, उसके बाद गोली मार दिए, एकदम फुल प्रूफ। तुम देखना निशा, ये 2-4 महीनों में तो पुलिस भी इस केस को बंद कर देगी। क्या आप कभी गीता दीदी के बारे में सोचते हैं? हाँ निशा, एक बात तो आती है दिमाग में बीच बीच में कि वो बेवकूफ औरत हमें डाइवोर्स काहे नहीं देती। कितने आराम से कट जाती सब लोगों की जिंदगी। चाहती तो खुद रख लेती अनमोल को पूरा, या हम रख लेते, या फिर जॉइंट कस्टडी,
और पैसों का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते हम उसे, लेकिन हमें छोड़ देती, आजाद कर देती अपनी कैद से। सर हम लोग नालंदा से करीब 6:30 बजे के आसपास निकले थे और 7 बजे तक अच्छा खासा अंधेरा हो गया था, मतलब पूरी तरीके से रात हो गई थी। और 7:45 के आसपास हम लोग उस मनहूस बाईपास की तरफ मुड़े सर। और लगभग 20 मिनट चलने के बाद आप लोगों ने अचानक देखा कि वो रोड ब्लॉक है, राइट? हाँ सर, करीब 20 मिनट ही हुए होंगे। जतिन, तुम्हें कुछ अटपटा, कुछ अजीब नहीं लगा? हाँ सर, शायद हल्का सा अजीब लगा था, लेकिन मैंने पंकज जीजा जी से पूछा भी कि आप श्योर हो इस रास्ते के बारे में? उन्होंने कहा उनका कोई दोस्त है जो अक्सर उस रास्ते से आता जाता है। उन्होंने कहा कि शॉर्टकट है, 1 घंटा बचेगा। एनीवे, इस पिकनिक के दौरान तुम्हें कुछ अजीब लगा था? पिकनिक के दौरान? मतलब मैं समझा नहीं आप पूछना क्या चाहते? देखो जतिन, जैसा तुम जानते ही हो, इस केस में अभी तक कुछ ब्रेक थ्रू हमें हासिल नहीं हुआ है और एक बात को लेकर हम बहुत परेशान हैं। कौन सी बात सर? यही कि वो लोग डाकू थे, तो उन्होंने रेप अटेम्प्ट करने से पहले या अटेम्प्ट के दौरान तुम्हें और पंकज को क्यों नहीं लूटा? उन्होंने सीधे तुम्हारी बहन गीता को गोली मारी। वहां पे तो कोई भीड़ भी इकट्ठा नहीं हुई थी, कुछ ऐसा था नहीं, लोग बचाने तो आए नहीं थे, तो फिर वो बिना पैसे लिए वहां से भाग क्यों खड़े हुए? ऐसा क्या डर था? बंदूकें थी उनके पास? सर हमने एक बार नहीं 1000 बार उनसे कहा था कि सारे पैसे ले लो, हमारी गाड़ी ले लो। हम एटीएम से और कैश निकाल के उनको देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो मेरी पत्नी रमा और मेरी बहन गीता को लेकर दूर जंगल में चले गए। कुछ देर के बाद हमने गोली की आवाज़ सुनी और उन्होंने हमारी बहन को गोली मार दी सर। लेकिन तुम्हारी पत्नी को गोली नहीं मारी, तुम्हें भी नहीं मारी, बच्चे को नहीं मारा, पंकज को भी नहीं मारा, और एक भी पैसा लिए बिना वहां से भाग खड़े हुए। क्यों? उन लोगों ने ऐसा क्यों किया ये हमको कैसे मालूम होगा? जतिन, आने के लिए थैंक यू। थैंक यू सर। सर आप पूछ रहे थे कि पिकनिक के दौरान कुछ अटपटा लगा था, क्यों सर? यूं ही। सर आपको किसी के ऊपर कोई शक है क्या? किसी पर शक करने जैसा कोई कारण है क्या? पता नहीं सर। गीता की मौत से किसे फायदा हो सकता था और किस तरह से फायदा हो सकता था? कोई तगड़ा इंश्योरेंस प्लान? अगर इस वजह से गीता की मौत हुई है तो जाहिर सी बात है पति और पत्नी के बीच, क्या करें, हमारा काम ही कुछ ऐसा है, हर एंगल से टटोलना पड़ता है, सुरागों के लिए शक को खंगालना पड़ता है। थैंक यू सर। सर ये पटना से नालंदा एक दिन की पिकनिक का आइडिया दरअसल हमारे जीजा जी पंकज का था, और सबसे ज़्यादा जोश में भी वही थे। और सर एक बात थोड़ी अजीब लगी थी कि पूरी पिकनिक के दौरान करीब 85% टाइम जीजा जी अपने मोबाइल पर बिजी थे और शायद थोड़े परेशान भी थे सर, बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे। और जब मैंने उनसे कहा कि घर चलते हैं तो कहने लगे इतनी जल्दी क्या है, और काफ़ी टाइम बिताने के बाद हम लोग वहाँ से निकले। जतिन, एक सीधा सवाल, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे जीजा पंकज सिन्हा ने जानबूझकर NH31 छोड़कर गाड़ी बाईपास की तरफ मोड़ी थी? हाँ सर, गाड़ी मोड़ी तो थी, लेकिन हमने उस बाईपास के बारे में उससे पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन उस वक्त हमको ऐसा कुछ अजीब सा नहीं लगा सर। एक ख्याली सवाल, हाइपोथेटिकल, अगर हम ये मान के चलें कि तुम्हारे जीजा पंकज सिन्हा ने साजिश करके तुम्हारी बहन गीता सिन्हा का कत्ल करवाया, तो इससे तुम्हारे जीजा को क्या फायदा हो सकता है? सर अगर ऐसा कुछ कराना होता तो 4 साल पहले कराते, 4 साल बाद क्यों? 4 साल पहले? जतिन, ऐसा क्या हुआ था 4 साल पहले? सर 4 साल पहले पंकज को डिवोर्स चाहिए था हमारी बहन से। 4 साल पहले डिवोर्स? अभी बच्चा है 5 साल का, यानी कि जब बच्चा 1 साल का था तब पंकज को गीता से डिवोर्स चाहिए था, राइट? जी सर। कोई लड़की इन्वॉल्व थी? हमारी चचेरी बहन निशा, जो डिलीवरी के वक्त गीता दीदी की मदद के लिए उनके घर पर रह रही थी, और ये पंकज उससे शादीवादी के पागलपन में फंस गया था। जतिन, ये जो निशा है इसे भी पागलपन हुआ था? जी सर, बल्कि पंकज ने एक बार सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था, लेकिन सर वो बात वहीं पर ख़त्म हो गई। ये अफेयर का वायरस है जतिन, इतनी आसानी से नहीं जाता, सालों तक पीछा करता है।
बेटा, हम जानते हैं तुम्हारी मम्मी इस दुनिया की बेस्ट मम्मी थी, और उसके जैसी दूसरी मम्मी हम तुम्हारे लिए नहीं ढूंढ सकते बेटा। हमें दूसरी मम्मी नहीं चाहिए, हमारी मम्मी बेस्ट थी। विकास के माँ बाप ने सामने से मना कर दिया। इससे अच्छा लड़का निशा को कभी नहीं मिलता। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती है ये लड़की। मीना, क्या इस पंकज और निशा के बीच जो कुछ भी चल रहा था वो तब पूरी तरह से खत्म हो गया था या अब भी कुछ चल रहा है? पंकज इतना गिर सकते हैं क्या? पता नहीं अम्मा, लेकिन जब हम उस दिन के बारे में सोचते हैं तो एक एक बात जुड़ती है, एक एक बात कोई साजिश मालूम होती है। पहले से प्लान मतलब आपका अपनी पत्नी गीता, बेटा अनमोल, साला जतिन और उसकी पत्नी रमा के साथ पिकनिक पर जाने का प्लान पहले से प्लान था? जी बिल्कुल। पटना से नालंदा 2 फैमिलीज अगर जाएंगी तो प्लानिंग नहीं होगी क्या? सुना है आप ऑफिस के काम में बहुत बिजी रहते हैं, और अगर आप ऑफिस में ना भी हो तो आपका काम नॉन स्टॉप चलता रहता है। इंस्पेक्टर साहब, हम हमारी कंपनी के मार्केटिंग हेड हैं, काम का कोई टाइमिंग नहीं होता। अच्छा, मार्केटिंग हेड साहब, कत्ल के दिन, हमारा मतलब है कि प्लान्ड पिकनिक के दिन भी आप भयंकर बिजी थे। आपके ऑफिस से आपको लगातार एक के बाद एक कॉल्स आ रहे थे। देखिए, उस दिन हुआ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर सबके स्टेटमेंट है हमारे पास, और सबने एक ही बात पर जोर दिया है कि उस दिन आप पिकनिक पर होते हुए भी पिकनिक में नहीं थे। जी, वो हम बिजी थे उस दिन, अपने जूनियर्स को फ़ोन पर ही डायरेक्ट कर रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, ये गोल गोल बातें करना बंद करके हम सीधा मुद्दे पर आ जाएं। आप बताएंगे इस लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? मतलब है आपकी पत्नी के हत्यारों को धर लेना पंकज जी। तो फिर पिकनिक और हमारे ऑफिस के कॉल्स का उनसे क्या रिश्ता हो सकता है? उस दिन आपके ऑफिस से आपके कौन से नंबर पर ये सारे कॉल्स आ रहे थे पंकज जी? देखिए, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से आपका फ़ोन नंबर है 44456789, ठीक है ना? हाँ, बहुत कन्फ्यूजन है पंकज जी। आप कह रहे हैं, आपका साला जतिन कह रहा है, जतिन की पत्नी रमा कह रही है, और शायद आपकी पत्नी गीता सिन्हा जिंदा होती तो वो भी यही कहती कि उस दिन आपको आपके ऑफिस से लगातार कॉल आ रहे थे, एक के बाद एक कॉल आ रहा था, लेकिन आपके इस नंबर पर उस दिन आपके ऑफिस से एक भी कॉल नहीं आया है मिस्टर पंकज सिन्हा, हेड ऑफ मार्केटिंग। आपके 2 नंबर हैं जी, खुफिया है, क्योंकि आपके साले जतिन को आपके इस दूसरे नंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जी हाँ, वो दूसरा नंबर हम सिर्फ ऑफिस के कॉल्स के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। निशा लाल आपके ऑफिस में काम करती है? बेगूसराय की निशा लाल। हमने आपके बिना बताए आपके दूसरे नंबर का पता लगा लिया, 4441235568, यही है ना? आपके इस नंबर से निशा लाल को और निशा लाल के नंबर से आपके इस नंबर पर हजारों बार कॉल हुए पिछले 1.5 साल में। हर रोज कई दफा फोन कॉल्स और मैसेजेस एक्सचेंज हुए। दरअसल निशा से आपका अफेयर कभी खत्म हुआ ही नहीं था, है ना? अब सवाल यह है कि ये कबाब में हड्डी कौन है पंकज जी? क्योंकि इस अफेयर वाले नंबर से आप कुछ और लोगों से भी बात करते रहे हैं, खास करके पिकनिक वाले दिन, और कुछ खास मौकों पर भी आपकी उनसे बात हुई है। ये इश्क का डबल ट्रिपल शिफ्ट चल रहा था क्या पंकज जी? अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ये हम जानते हैं कि आप निशा के वफादार हैं, निशा के साथ दगा नहीं कर सकते, तो फिर ये नंबर किसके हैं? कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, हमने भी पता लगा लिया। जैसे हमने आपके दूसरे नंबर का पता लगाया जी, कल रात को हमने इन चारों को धर लिया है पंकज जी। श्याम, शरद, मुन्ना और कालू। हाँ, हमें उन चारों की थोड़ी मरम्मत करनी पड़ी, तब जाके उन्होंने वो खोला। लेकिन हमें एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड का हिसाब दिया उन्होंने कि उन्होंने अब तक क्या क्या किया है।
श्याम ने हमें सारी बात डिटेल्स में बताई पंकज जी, कि कैसे उसके 3 बार खाली गए और चौथी बार में वो आपकी पत्नी को मार पाया, और कैसे आपने अपनी पत्नी की सुपारी के लिए 4 लाख रुपए दिए 30 मार्च को अपनी खुद की पत्नी, अपने बेटे अनमोल की मां गीता की हत्या के लिए। बेगूसराय पुलिस आपकी माशुका को बस किसी भी क्षण हिरासत में लेने ही वाली है। कि तुमने कैसे सोच लिया कि अपनी पत्नी की हत्या करके तुम अपनी प्रेमिका से शादी कर लोगे और ये घोर अपराध किसी की पकड़ में नहीं आएगा? हमारे पास रास्ता क्या था? वो हमें डाइवोर्स दे नहीं रही थी। हम भीख मांग रहे थे उससे कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। लेकिन 4 सालों तक वो टस से मस नहीं हुई। वाह, अफेयर भी आप करें, अपनी पत्नी को रास्ता भी आप दें। वो जो हमें रास्ता दे रही थी हमें नामंजूर था इंस्पेक्टर साहब। हमें प्यार हो गया था निशा से। गीता ये जानती थी और वो ये भी जानती थी कि हम उससे प्यार नहीं करते थे, फिर भी वो हमें और निशा को तकलीफ देने के लिए, सजा देने के लिए डाइवोर्स देने से इनकार कर रही थी। 3 जिंदगियों को नर्क बना दिया था उसने। ये कहां का इंसाफ है इंस्पेक्टर साहब? क्योंकि आपकी किसी से शादी हो गई है, आप जिंदगी भर उस रिश्ते को गले में पत्थर की तरह बांधकर जियो, न तैरो न डूबो, बस पड़े रहो। तो इस बंधन से मुक्ति पाने के लिए तुमने गीता को ही मुक्ति दे दी? हाँ, हमने मरवाया इंस्पेक्टर साहब गीता को। किराए के हत्यारों को पैसे देकर मरवाया। हमने खून करवाया अपनी पत्नी गीता को। लेकिन ऐसा हमने क्यों किया इंस्पेक्टर साहब? क्यों? क्योंकि वो 4 साल तक हर रोज पल पल हमें मार रही थी, और निशा को भी। गीता और उसके घर वाले ये मानते थे कि चुप हो जाने से, किसी को धमका देने भर से सब कुछ अपने आप पहले जैसा हो जाता है। अरे कैसे हो जाता है सब कुछ अपने आप पहले जैसा? ये कोई अनसुना तो है नहीं कि किसी आदमी का औरत का अफेयर हुआ, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सुधरा ना हो। अरे नहीं सुधरना बुधरना है इंस्पेक्टर साहब। पूरी दुनिया हम दोनों के बीच में मानो एक मैरिज काउंसलर जैसी हो गई थी, जबकि हमें इस रिश्ते को सुधारने में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि हमारी तरफ से रिश्ता था ही नहीं। हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ निशा थी। हाँ, हमें एक गलती को सुधारना था, और वो गलती थी हमारी गीता के साथ शादी। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। सरासर गलत। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने अपने अंदर के स्वार्थ और कठोरता के राक्षस को कभी पहचाना ही नहीं। अरे सुधरना तो दूर की बात, तुम्हें हत्या जैसा कठोर जुर्म इतना सहज और सरल लगने लगा जैसे वो रोजमर्रा की बात। वो हमें छोड़ नहीं रही थी इंस्पेक्टर साहब। तो क्या उसकी हत्या करके तुम उससे छूट गए? तुम 2 रिश्तों की कैद से निकलकर कानून की कैद में आ गए हो पंकज। और जरा अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचो। अगर तुमने अपने मासूम बच्चे के भविष्य के बारे में सोचा होता ना, तो इस तरह अपनी जिंदगी को सुधारने की कभी नहीं सोचते। राजन, इनका स्टेटमेंट लेकर इन्हें कस्टडी में ले लो। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, हम हमारे बेटे से एक बार मिल सकते हैं? हम उसको यहाँ बुलवा लेते हैं। नहीं प्लीज, यहाँ नहीं। क्यों? तुम नहीं चाहते तुम्हारा बेटा तुम्हें यहाँ पर देखे? चलो, मैंने अगर इसकी मंजूरी दे भी दी, क्या होगा उससे? इस दुनिया में कुछ नहीं छिपता है पंकज। एक ना एक दिन तुम्हारे बेटे को यह पता चल ही जाएगा कि उसके पिता ने ही उसकी मां की हत्या करवाई है। जरा सोचो पंकज, तुमने क्या कर दिया है अपने बेटे के भविष्य के साथ, उसकी जिंदगी के साथ। बाहर मतलब कहाँ गए हैं? बेटा बाहर मतलब किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हैं। पापा बिना बताए कहीं नहीं जाते हैं। बेटा इस बार जाना पड़ा उन्हें। हाँ, उन्हें फोन करो। फोन बेटा वो फोन लेकर नहीं गए। आप दूध पी लो। नहीं पापा हमेशा फोन लेकर ही जाते हैं। क्या वो आपको छुपा रही हो क्या हमसे? ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्यों? मुझे पापा के पास जाना है। अम्मा, अब सोचते हैं तो लगता है कि हमें गीता दीदी को और समझाना चाहिए था। उन्हें पंकज को छोड़ देना चाहिए था। निशा को गीता की देखभाल करने के लिए भेजना ही नहीं चाहिए था। क्या पता अम्मा, निशा की जगह पंकज को किसी और लड़की से इश्क हो जाता।
इस सब से तो बस एक ही बात निकल के आती है, जब किसी जोड़े के बीच प्यार खत्म हो जाए और उस प्यार को जिंदा करने की हर कोशिश के बावजूद वो जिंदा ना हो, तो ऐसे रिश्ते को दफना देना ही बेहतर है। लाश के साथ जिंदगी बिताएंगे तो सड़न तो होगी। दोनों के दोनों जवान थे, पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी थी उनके सामने। कुछ दिनों में पुराने घाव भर जाते और नए सिरे से नई जिंदगी शुरू होती। कम से कम उन तीनों की जिंदगियां तो बर्बाद नहीं होती। दरअसल चौथा अटेम्प्ट भी नाकामयाब रहा। हाँ, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गीता की निर्दयी हत्या हो गई, पर हत्या की नींव पर एक रिश्ते की इमारत बांधने का ख्याल अपने आप में नाकामयाब साबित हुआ। ऐसे रिश्ते में टिके रहने का मतलब ही क्या बनता है, जहां अगला घुटन के मारे मर रहा है और सामने वाले को मार डालने का षड्यंत्र रच रहा है। ऐसी शादी से चिपके रहने का क्या मतलब, जब दोनों को उस रिश्ते में से ना तो खुशी मिल रही है और ना ही उस रिश्ते का कोई भविष्य नजर आ रहा है। अगर हम नैतिकता और भावुकता के परे जाकर सोचें तो इंसान का मानव अधिकार सबसे ज्यादा मायने रखता है। पंकज और निशा ने जो किया वो भला बुरा, सुंदर कुरूप, सही गलत जैसा भी था, लेकिन उन दोनों को अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ जीने का अधिकार था। हम किसी भी सूरत में पंकज और निशा के प्रति सहानुभूति प्रकट नहीं कर रहे हैं और ना ही उनके फैसलों की हिमायत कर रहे हैं। हमारे लिए इस केस में सबसे बड़ा मानव अधिकार का उल्लंघन गीता का हुआ, क्योंकि उससे उसकी जिंदगी छीन ली गई। पति की बेवफाई और एक बहन द्वारा पीठ में छुरा सहन करना आसान नहीं था गीता के लिए, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इस केस में एक बात बहुत ही मजबूती से उभर कर सामने आती है, और वो ये है कि गीता को हिम्मत करके अपनी जिंदगी पर गिरे इस भावनाओं के कहर को पहचान लेना चाहिए था। उसके सामने उसकी अपने बच्चे की जिंदगी थी, लेकिन एक टूटी शादी को, एक झूठ को जीने का क्या मतलब था। बुरा इस बात का भी लगता है कि 3 नाकामयाब मर्डर अटेम्प्ट्स के दौरान काश एक बार तो गीता को इशारा मिलता, हिंट मिलती कि कोई उसके खून का प्यासा हो चुका है, तो शायद बात यहां तक ना आ पहुंचती। पंकज, निशा और चारों अपराधियों को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए बुक किया गया है। मुकदमा शुरू हुआ और कुछ साल पहले पटना हाई कोर्ट ने पंकज, निशा और चारों किराए के हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में शुक्रवार रात 10:30 बजे। तब तक सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।